बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। और आज आपके सामने मैं एक बहुत ही दिलचस्प, मुनफरद और बहुत ही एक हिस्टोरिक जो है वो टॉपिक लेकर आ रहा हूं। थोड़ा शायद आपको बोरिंग लगे, एकेडमिक लगे, लेकिन अगर आप इसको पूरा सुनेंगे तो एक तो आपको तारीख का बहुत मालूम होगा, आपको अपने खित्ते की सियासत की बहुत समझ आएगी और आपको जो आज पाकिस्तान के अंदर या बाहर हो रहा है उसकी समझ आएगी, और आने वाले दिनों में जो इंपॉर्टेंट खबरें आपकी नजर से गुजरेंगी उनको समझने में आपको मदद मिलेगी, क्योंकि खबर को समझने के लिए कई दफा उसके पस मंजर को समझना बहुत जरूरी है। आज मैं आपके सामने खालिस्तान की तहरीक का जिक्र रखूंगा। क्यों पूरी दुनिया के अंदर एकदम से खालिस्तान की तहरीक के ऊपर मुजाहरे शुरू हो गए हैं। कभी खालिस्तान तहरीक के सिख जो हैं वो लंदन के अंदर हिंदुस्तान की एम्बेसी के सामने मुजाहरा कर रहे हैं, तो कभी कनाडा में कर रहे हैं। हुआ क्या है? असल में हुआ यह है कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर तकरीबन 5 मोतबर लीडर जो खालिस्तान तहरीक के थे उनको बैरून मुल्क में कत्ल कर दिया गया है। रिपोर्टेडली एक अमूमी तासर है कि उनको हिंदुस्तान ने कत्ल किया है, क्योंकि ये जितने भी खालिस्तान तहरीक के लीडरान हैं इनको हिंदुस्तान ने अपने मुल्क के अंदर टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, इनके वारंट निकाले हुए हैं, इनको नापसंदीदा शख्सियात करार दिया हुआ है। तो इस एक अमूमी तासर है। रिपोर्टेडली ये कहा जाता है कि इनको जो है वो हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, रा या कोई और, उन्होंने कत्ल करवाया है। तो जो पिछले 1 साल में लोग कत्ल हुए हैं उनके 5 बड़े उनमें नाम हैं। निजर सिंह है, पंजवार है, खांदा है, हरमीत है और रिपू दमन। इनमें जो 5वां नाम रिपू दमन है ये बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है। 1985 में एक जहाज जो टोरंटो कनाडा से रवाना हुआ था दिल्ली के लिए, उसके अंदर बम रख दिया गया था। वो बम फटने से 331 लोगों की जान चली गई थी। रिपू दमन को उसी केस में पकड़ लिया गया, यह इल्जाम लगा के कि बम रखने में वो मुलव्वस थे। बाद में अदालत ने सबूत ना होने की वजह से या उनकी बेगुनाही की वजह से, जो भी वजह थी, उनको बरी कर दिया, लेकिन उसके बाद उनको कत्ल कर दिया गया। अब पूरी दुनिया में यह बहस हो गई कि हिंदुस्तान इतना ताकतवर हो गया है या उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज इतनी ताकतवर हो गई हैं कि वो कनाडा के अंदर और बर्तानिया के अंदर जाकर उनके शहरियों को कत्ल कर रही हैं, क्योंकि ये सारे बर्तानिया या कनाडा के शहरी हैं। इसी सिलसिले में जो कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर हैं जोडी थॉमस, उन्होंने कहा पिछले चंद दिन पहले उन्होंने इसके ऊपर एक बात करते हुए ये कहा कि हिंदुस्तान जो है वो कनाडा के अंदर बहुत बुरी तरह से इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। वो वहां सोशल मीडिया को भी मनूवर कर रहा है, वहां की लोकल पॉलिटिक्स को भी मनूवर कर रहा है और इंटरनल सिक्योरिटी को भी मनूवर कर रहा है। ये बहुत बड़ा बयान था उनका हिंदुस्तान के बारे में। तो एक कशमकश है हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान में भी खालिस्तान को लेकर। अब मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। इसमें भी बात हुई कि जो हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ये कितना इमोरल काम कर रही हैं, क्यों दूसरे मुल्क के शहरियों को कत्ल कर रही हैं। तो यहां आपको एक बात समझने की बहुत अशद जरूरत है कि जो किसी भी मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी होती है उसकी ट्रेनिंग इस तरह से की जाती है कि उनको यह कहा जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए आपको जो हुक्म दिया गया आपने वो प्रोजेक्ट करना है, भले वो किसी की जान लेने का प्रोजेक्ट हो, भले वो कुछ भी करने का प्रोजेक्ट हो, आपने वो प्रोजेक्ट करना है। और जब आप वो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो आप सही गलत, मोरालिटी, एथिक्स उनको सामने नहीं रखते, बल्कि जो ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाता है जायज नाजायज तरीके से हनी ट्रैप करना है, क्या करना है, अपने हर सूरत उसको पूरा करना है। इसीलिए जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं उनको दुश्मन मुल्क के लिए ट्रेन किया जाता है और दुश्मन मुल्क के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाता है। उनको कभी भी अपने शहरियों पर इसीलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता कि उनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई होती है कि उन्हें अगर आप अपने शहरियों के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो वो वहां पे भी एथिक्स, मोरालिटी, कंपैशन, तरस, अच्छा बुरा, कानूनी गैर कानूनी नहीं देखेंगे। जो उन्हें ऑर्डर दे दिए जाएंगे फिर वो उसे हर सूरत अचीव करेंगे। तो जब इंटेलिजेंस एजेंसीज को अपने शहरियों पर अगर उनका मुंह मोड़ दिया जाए तो उसके फवायद से ज्यादा नुकसान ज्यादा होते हैं। बहरहाल वापस आते हैं खालिस्तान पर कि हिंदुस्तान के जो सिख हैं या पूरी दुनिया के जो सिख हैं वो अपना आजाद मुल्क, अलग मुल्क मांगते क्यों हैं, इसके पीछे वजह क्या है, वो एक सूबा बन के क्यों नहीं रहते। तो मैं आज का आपको तारीखी पस मंजर बताता हूं क्या है। सिख मजहब जो है ये तकरीबन 15वीं सदी में गुरु नानक साहब ने इसको कायम किया, बाबा गुरु नानक साहब ने। और सिखों की इस टाइम तादाद दुनिया में 25 से 28 मिलियन, कोई 2.5-3 करोड़ के करीब सिख पूरी दुनिया के अंदर हैं। इंडिया की आबादी का ये 2% बनते हैं सिख जो हैं।
और एक और सिखों की जो तारीख है उसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इरा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वक्त है, शायद जिसकी वजह से आज सिख जो हैं वो खालिस्तान मांगते हैं। वो इरा है शेरे पंजाब, जिनका तखल्लुस था, उनका नाम महाराजा रंजीत सिंह था, जिन्होंने सिखों की पहली सल्तनत या सिखों की पहली आजाद स्टेट जो थी वो कायम की। लाहौर उसका दारुल हुकूमत था और ये 1799 से शुरू हुई। 1801 में प्रॉपर इसका ऐलान किया गया और 1838 तक रंजीत सिंह रहे, फिर उनको कत्ल कर दिया गया अंग्रेज ने। ये आखिरी रियासत थी जो अंग्रेज के रास्ते की या उनके गले की हड्डी थी। उन्होंने सबको, बाकियों को हरा लिया, हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया, जिसमें आपको पता है एक और शेर टीपू सुल्तान थे जिनको उन्होंने किस तरीके से हराया। बाकी सबका सफाया करते गए। आखिरी मार्का उनका रंजीत सिंह के साथ हुआ, जिसको उन्होंने 1800 कुछ में फिर उसको भी हरा लिया। अगले 8-10 साल उन्होंने एक फर्जी किस्म की उस रियासत को चलने दिया। रंजीत सिंह की जो औलाद थी उसको लंदन ले गए। बहरहाल वो एक अलग स्टोरी है, उसके ऊपर कभी दोबारा जाएंगे। बहरहाल मुख्तसर बात यह है कि जो सिखों की सल्तनत बनी, सिखों ने एक मजा ले लिया, एक आजाद अलग मुल्क उनका रहा। और यह मुल्क भी कोई छोटा मोटा नहीं था, यह श्रीनगर भी उसके अंदर शामिल था, कश्मीर का अटक हमारा पंजाब का भी उसके अंदर शामिल था, आगे पेशावर भी उसके अंदर शामिल था, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा भी उसके अंदर शामिल था, बन्नू उसके अंदर शामिल था, रावलपिंडी, जम्मू का पूरा इलाका जो श्रीनगर से भी आगे है, गुजरात, सियालकोट, अमृतसर, लाहौर, मुल्तान से आगे सिंध तक के इलाके उसमें शामिल थे, उधर दिल्ली के पास तक थी। तो वो इतनी बड़ी स्टेट थी कि दिल्ली के पास से शुरू होती थी, दूसरी तरफ वो तिब्बत के पास जाकर लगती थी, तीसरी तरफ वो श्रीनगर और जम्मू था, चौथी तरफ वो पेशावर और आगे अफगानिस्तान के इलाकों का भी सबका महाराजा जो था वो रंजीत सिंह ही था। अंग्रेज ने उनसे ये रियासत छीन ली। उससे पहले सिखों ने इस रियासत को एंजॉय कर लिया था, उन्होंने अपनी आजादी की तशख्खुस एक दफा देख लिया था। अब उस वक्त से लेके बाद तक सिख जो है वो एक आजाद रियासत चाहते हैं, वो एक अपना मुल्क चाहते हैं। जब 1947 का वक्त आया तो कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उनको एक बहुत ही फेयर ऑफर की और उन्होंने कहा कि अगर आप पाकिस्तान का हिस्सा बनते हैं तो आपको 30% रिप्रेजेंटेशन हम देंगे आपकी आबादी के लिहाज से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिखों ने उस वक्त कांग्रेस की बातों में आए, हिंदुस्तान की बातों में आए और जना साहब की जो ऑफर थी उसको उन्होंने कबूल नहीं किया और उन्होंने इंडिया के साथ जाना, उसका एक सूबा बनना, उसकी एक स्टेट बनना जो है वो पसंद किया। 60% सिख जो है वो रिफ्यूजी बन गए, महाजर बन गए, क्योंकि सिख इस तरफ वाले पंजाब में काफी ज्यादा थे, उनको इधर से उधर जाना पड़ा। तकरीबन 14 मिलियन लोग थे जिनको रिफ्यूजी बनना पड़ा, जो डिसमेंटल हुए, अपनी जगहों से डिस्प्लेस हुए, और 1 मिलियन कहा जाता है कि उनकी हलाकतें हुई उस वक्त। आपको याद ही है 1947 का जो बंटवारा हुआ उसमें किस तरह कत्लो गारत हुई, उसके अंदर मुसलमानों की भी शहादतें हुई और बहुत सारे सिखों की भी जिंदगियां गई। बहरहाल जब वो हिंदुस्तान में पहुंचे तो हिंदुस्तान ने फिर उनके साथ वही किया जो वो करना चाहते थे। उन्होंने जो पहला अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वहां सिखों को एज अ मजहब उन्होंने तस्लीम ही नहीं किया, हिंदुओं का हिस्सा बना दिया। पंजाबी जो है, पंजाब के अंदर पंजाबी को फर्स्ट लैंग्वेज का दर्जा ना दिया, उन्होंने उसको साइड पे रख दिया। 75% जो पानी था पंजाब का और 70% जो वो फसलें उगा के या रेवेन्यू वहां से जनरेट होता था, जो पैसा जनरेट होता था पंजाब का, 75% पानी और वो पैसा जो है वो हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों को दे दिया। पंजाब के पास सिर्फ 25% रह गया उसका। और जब सिखों ने उसके ऊपर मुजाहरा करने की कोशिश की, एहतजाज किया, तो नेहरू का वो एक बहुत ही फेमस जुमला है कि यू मिस द बोट, कि आप लोग ने कहा कि सिख जो हैं वो दे मिस द बोट, कि आपने जो वक्त के ऊपर सही फैसला करना था नहीं कर सके, अब आप हमारे साथ हैं, वही होगा जो हम कहते हैं। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट एक आप ये कह सकते हैं कि एक एहतजाज शुरू हुआ सिखों की तरफ से, पंजाबी सूबा मूवमेंट शुरू हुई 1950 से 1966 के दरमियान में।
26,000 सिख जो हैं वो गिरफ्तार किए गए इंडिया की तरफ से। बहुत मारामारी हुई, लाठीचार्ज, बेशुमार रियासत ने कोशिश की, लेकिन आखिरकार 1966 में हिंदुस्तान की रियासत को सिखों के सामने हथियार डालने पड़े, पार्शली मैं ये कहूंगा, और उन्होंने पंजाबी एक सूबा बना दिया या रियासत बना दी। लेकिन उन्होंने जो असल पंजाब था, जो उस वक्त, एक तो पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में आ गया, जो उधर वाला पंजाब था उसमें से सिर्फ 30% के ऊपर पंजाब का सूबा बनाया। और जो चंडीगढ़, जो आजकल पंजाब का कैपिटल सिटी है इंडियन पंजाब का, उसको भी उन्होंने पंजाब में उस वक्त 1966 में नहीं रखा, बल्कि हरियाणा को दे दिया। इसके ऊपर फिर सिखों ने, क्योंकि वो जो इंसाफ मांग रहे थे वो उनको नहीं मिला, फिर उन्होंने मूवमेंट शुरू कर दी। 1971 के अंदर 2.5 लाख सिखों ने जो आनंदपुर रेजोल्यूशन, जिसमें वो अपने हकूक मांग रहे थे, हकूक उनके क्या थे, वो हमेशा अपने लिए अपनी जो अपना पैसा था, अपना पानी था, अपने जो रिसोर्सेज थे, उनके ऊपर हक मांगते थे सिख। उसके लिए उन्होंने फिर 1971 में मूवमेंट शुरू की। 1975 तक वो मूवमेंट रही। 1975 में उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ एक मूवमेंट की, जब उन्होंने अपनी असेंबली डिसॉल्व की। यहां पे जब इंदिरा गांधी के खिलाफ ये सिखों ने बहुत बड़ी मूवमेंट की 1975 के अंदर, तो ये वो वक्त था जहां पर इंदिरा गांधी के दिल के अंदर सिखों के खिलाफ एक नफरत पैदा हो गई। और यहां से फिर इस पूरी की पूरी मूवमेंट ने एक और करवट ली, एक और सिचुएशन नई डेवलप हो गई पूरी दुनिया के सामने, और यहां से एक नया कैरेक्टर सामने आया, एक नई हस्ती सामने आई, जिनका जिक्र आगे बहुत ज्यादा होगा, और उनके जिक्र के बगैर खालिस्तान हो या सिखों की तारीख हो वो शायद लिखना अब मुमकिन नहीं होगा। उनका नाम है जरनैल सिंह भिंडरावाला। जरनैल सिंह भिंडरावाला जो है वो फरीदकोट के गांव रोडे में 1947 में पैदा हुए। जरनैल सिंह भिंडरावाला जो है वो सिखों के एक मजहबी पेशवा बने, सिखों की एक मजहबी ग्रुप कह लें, एक अथॉरिटी कह लें। उस जो अथॉरिटी सिखों की, जिसका नाम दमदमी टकसाल था, उसके वो एक पेशवा के तौर पर, मोतबर के तौर पर वो 1971 के अवाइल में वो उसके पेशवा के तौर पर मुंतखब हुए। उसके बाद से उनका जो रोल था सिखों की इस खालिस्तान की मूवमेंट में, उनकी पूरी की पूरी जो जितनी भी सियासी मूवमेंट थी उसमें बहुत ज्यादा था। जैसे मैं आपको बता रहा था कि 1975 में इंदिरा गांधी के खिलाफ सिखों ने जब एहतजाज किया, वहां से इंदिरा गांधी और इनके दरमियान टसल हुई, तो इंदिरा गांधी ने वहां से यह फोकस किया कि अब मैंने पंजाब को हर सूरत जीतना है और सिखों को थोड़ा न्यूट्रलाइज करना है। तो उस चक्कर में उन्होंने अकाली दल, जो उस टाइम सिखों की एक पॉलिटिकल पार्टी थी, और दमदमी टकसाल जो थी, जो एक मजहबी ग्रुप था लेकिन वो भी सियासत में हिस्सा लेता था, इन सबको अपनी तरफ लूर किया। फॉर्चुनेट कहें या अनफॉर्चुनेटली, जो भिंडरावाला थे, वो जरनैल सिंह भिंडरावाला, वो भी, उन्होंने भी मुलाकातें की कांग्रेस के साथ छुप छुपा के, और फिर 1979 में 1979 में भिंडरावाला ने कांग्रेस को सपोर्ट किया, और 3 सीटों के ऊपर कांग्रेस को उन्होंने वहां पर सपोर्ट किया। लेकिन जब इलेक्शन हो गया तो कांग्रेस ने उनके साथ वही किया जो करना था, मीन इंदिरा गांधी साहबा ने वही किया जो करना था, धोखा दिया। उनके साथ जो वादे किए गए थे कि सिखों को पंजाब के अंदर उनके हकूक मिलेंगे, उनका पानी पूरा मिलेगा, उनके किसानों को रेवेन्यू कम लिया जाएगा, उनसे टैक्स कम लिया जाएगा, और सिखों के जो रिसोर्सेज हैं पंजाब के अंदर वो वही इस्तेमाल कर सकेंगे। वो धोखा हो गया, वो पूरे नहीं हुए, जहां से एक और एहतजाजी मूवमेंट का काम शुरू हुआ। यहां से वो काम शुरू हुआ जिसमें भिंडरावाला फिर थोड़ा सा, आप ये कह लें कि वो एहतजाजी और थोड़ी सी बंदूक उठाकर उन्होंने मूवमेंट शुरू कर दी। 1981 के अंदर, 1981 के अंदर जो भिंडरावाला था, उनको अरेस्ट तो नहीं, उन्होंने खुद अपनी गिरफ्तारी दी थी। उनके ऊपर इल्जाम था कि उन्होंने जगत नारायण, एक हिंदू समाचार, मीन एक हिंदू अखबार निकलता था शायद जलंधर से, उसको वो पब्लिश करते थे, और वो सिखों के खिलाफ, पंजाबी जुबान के खिलाफ काफी ज्यादा लिखते थे। उनका कत्ल हो गया और जरनैल सिंह भिंडरावाला के ऊपर उसका इल्जाम लगा दिया गया और उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। जब उन्होंने गिरफ्तारी दे दी तो क्योंकि वो मजहबी पेशवा भी थे, खालिस्तान की तहरीक को भी लीड कर रहे थे,
सिखों ने उनके पीछे बहुत ज्यादा मुजाहरे किए, हालात खराब होने शुरू किए। आखिरकार कांग्रेस को उनके ऊपर चार्जेस ड्रॉप करने पड़े, कांग्रेस की हुकूमत को, और उन्हें रिहा कर दिया गया। उसके बाद भिंडरावाला जो थे, वो मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के साथ बददिल हो चुके थे, इंदिरा गांधी के साथ वो बददिल हो चुके थे। उसके बाद उन्होंने अपनी मूवमेंट तेज कर दी, शिद्दत कर दी, जिसमें पुलिस, क्योंकि उस पूरे जमाने के अंदर पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा था सिखों के खिलाफ, तो उन्होंने पुलिस का कत्लेआम शुरू कर दिया। पुलिस मुकाबले शुरू हो गए, जहां पुलिस मिलती थी वहां उनको मारना शुरू कर दिया गया। इसी सिलसिले में भिंडरावाला को पकड़ने के लिए कार्रवाइयां शुरू हो गई। अपने आप को बचाने के लिए भिंडरावाला ने अपना जो हेडक्वार्टर था, वो गोल्डन टेंपल, जो सिखों की सबसे अहम और मुकद्दस मजहबी जगह है, या चांद की जो सबसे ज्यादा मुकद्दस जगह उनमें से एक, जो उनका गोल्डन टेंपल है वहां पर अमृतसर के अंदर, उस गोल्डन टेंपल के अंदर उन्होंने अपना दफ्तर भी बना लिया और उसी के अंदर पनाह ले ली। इसी चीज को, और वहीं से वो कंट्रोल करते थे। तकरीबन पूरे पंजाब में उन्हीं का सिक्का उस टाइम चल रहा था। हुकूमत जिसकी भी थी, बात और बादशाही जो है वो भिंडरावाला की चल रही थी। उसके बाद 1984 जून 3 को इंदिरा गांधी ने यह फैसला किया कि उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार करना है, और उन्होंने हिंदुस्तानी फौज को अमृतसर के अंदर उतार दिया। इमरजेंसी लगा दी पंजाब में, तमाम फॉरेनर्स को वहां से निकाल दिया, मीडिया पर पाबंदी लगा दी, और ऑपरेशन शुरू हो गया। यह ऑपरेशन 3 जून 1984 से शुरू हुआ, और ये ऑपरेशन जो है ये जारी रहा तकरीबन कोई 8 जून तक। 6 जून को भिंडरावाला को जो है वो इसके अंदर हलाक कर दिया गया, गोल्डन टेंपल के अंदर ही। सिखों के अंदर बहुत गमो गुस्सा हुआ। को तकरीबन 251 लोग थे भिंडरावाला और उनके साथी, जिनके ऊपर हिंदुस्तान की फौज जो है वो टैंकों के साथ, तोपों के साथ, हर तरह के असले के साथ ऑपरेशन करती रही। पूरा गोल्डन टेंपल जो है वो तबाह कर दिया, वहां पर कोई चीज नहीं छोड़ी गई। कत्लो गारत वसीम पैमाने के ऊपर हुई। जब हिंदुस्तान की फौज को रिपोर्टेडली ये पता चला कि वहां पर सिर्फ 251 लोग थे, तो उनको लगा अगर बाहर दुनिया को पता चलेगा कि 251 लोगों ने हमें इतने दिन ऑपरेशन में जो है वो महव रखा, तो फिर रिपोर्टेडली कहा जाता है कि उन्होंने वहां मासूम लोगों को भी कत्ल किया, ये दिखाने के लिए कि अंदर बहुत सारे लोग थे। बहरहाल सिख मजहब को मानने वाले लोग, पंजाब के सिखों में ये भिंडरावाला का कत्ल तो एक बात थी, लेकिन उसके साथ साथ जो गोल्डन टेंपल की बेहुरमती हुई थी, वो उसको लेके सिखों की जो जज्बात थे वो बहुत ज्यादा मजरूह हुए। और ये मैंने आपको जून 1984 की बात बताई है। उसके बाद उसी साल चंद ही महीनों के अंदर अक्टूबर 31, 1984 को 2 सिख जो बॉडीगार्ड थे इंदिरा गांधी के, उन्होंने दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी की जो रहाइश थी वहां पर तकरीबन सुबह 9:30 बजे उन्होंने गोलियां मारकर घर के अंदर ही इंदिरा गांधी को, जब वो तैयार होकर, शायद उनका कोई इंटरव्यू था उस दिन, वो तैयार होकर इंटरव्यू के लिए निकली, जैसे ही वो घर के कमरे से बाहर निकली और लॉन के अंदर चहलकदमी कर रही थी, चलकर जा रही थी दूसरी तरफ, तो उनके गार्ड जो उनके बिल्कुल पास खड़े थे, एक का नाम सतवंत सिंह था और एक का नाम बेअंत सिंह था, उन दोनों ने गोलियां चलाकर इंदिरा गांधी को कत्ल कर दिया। अब इंदिरा गांधी का कत्ल क्या होना था, यह खबर जैसे ही बाहर गई तो पूरे मुल्क के अंदर आग की तरह फैल गई। इसके ऊपर, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो एक जज्बाती मुल्क है बहुत सारे और मुल्कों की तरह, और पूरे वहां पर हिंदुओं की मेजॉरिटी है, इंदिरा गांधी एक हिंदू थी, और बस आग लग गई। इसके बाद 3000 सिखों को चुन चुनकर कत्ल किया गया अगले 2 से 3 दिन के अंदर अंदर दिल्ली के अंदर। सिखों को सर छुपाने की दिल्ली के अंदर कोई जगह नहीं मिल रही थी। ओवरऑल 40 शहरों के अंदर, हिंदुस्तान के 40 शहरों के अंदर 20,000 से ज्यादा सिखों को चुन चुन कर मारा गया। वो वक्त था जब सिखों की तबाही कर दी गई पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और वो जख्म उनको मिले शायद जो रहती दुनिया तक हिंदुस्तान के सिख हों या कहीं पे भी रहने वाले सिख हों वो भूल नहीं सकते। उसी वक्त फिर सिखों ने बड़ी तादाद में वहां से हिजरत की। आज जो कनाडा के अंदर आपको सबसे ज्यादा सिख नजर आ रहे हैं वो उसी जमाने के गए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बाहर जाकर पनाह ली, उनकी एथनिक क्लिनजिंग हो रही थी, और उससे बचने के लिए उन्होंने फिर कोई कनाडा गए, कोई उनमें से बरतानिया गए,
और जारी बात है वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी उनके लिए दरवाजे खोले, क्योंकि दुनिया को नजर आ रहा था कि उनके साथ हिंदुस्तान वहां क्या कर रहा है और उनकी जो कत्लो गारत की गई। तो ये वो चैप्टर था। इसके बाद 1984 में मैंने जैसे आपको बताया अक्टूबर में जब इंदिरा गांधी को कत्ल किया गया और उसके बाद ये सारे मुजाहरे फूट पड़े जिसमें 20,000 से ज्यादा सिखों को कत्ल कर दिया गया। ये 20,000 वो नंबर है जो हिंदुस्तान तकरीबन मानता है। कहा जाता है रिपोर्टेडली कि शायद 50,000 से भी ज्यादा सिखों को या लाख से भी ज्यादा सिखों को कत्ल किया गया था। उसका एक ऐसी जरब लगी, ये एक ऐसा डर बैठा कह लें या ऐसा जुल्म था कि इसके बाद सिखों की मूवमेंट थोड़ी सहम गई, पंजाबी थोड़े सहम गए, उसके बाद वो पांव पर नहीं आ सके, या दूसरे लफ्जों में आप ये कहें कि हिंदुस्तान ने उनको दबा लिया, उनके ऊपर वो गालिब आ गए और उसके बाद कुछ खास मूवमेंट नहीं हुई। बहरहाल इसमें फिर बाद में बेनजीर साहबा के दौर में एक एलिजिडली कहा गया कि जो खालिस्तान तहरीक के लोग थे उनकी लिस्टें पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को प्रोवाइड कर दी। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन ये बातें भी बाद में। बहरहाल जो खालिस्तान की तहरीक थी फिर दबते 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 दबती चली गई और अब वो दोबारा जब से इन चंद लोगों को कत्ल किया गया है वो तहरीक दोबारा उठ रही है। और एक दूसरी वजह यह भी है कि अब सिख जो हैं वो बड़े तगड़े हो गए, ताकतवर हो गए। कनाडा के अंदर बहुत बड़ी तादाद में मेंबर पार्लियामेंट है, इसी तरीके से वो बरतानिया के अंदर मेंबर पार्लियामेंट है। तो अब वो अपने ऊपर जो हुआ जुल्म है उसका हिसाब वापस मांग रहे हैं। तो ये आपके सामने सब कुछ रखा क्यों है? ये आपके सामने सब कुछ इसलिए रखा है कि आपको ये समझ आ सके कि खालिस्तान की तहरीक है क्या, सिख क्यों अपना अलग मुल्क मांग रहे हैं। क्योंकि उन्होंने अपना अलग मुल्क एंजॉय किया हुआ है एक दफा रंजीत सिंह के जमाने में, और वो बड़ा ही खुशहाली का उनका जमाना था, वो उस पर बड़ा प्राइड फील करते हैं। सारी बात है अंग्रेज ने उनको हरा के उनसे वो छीन लिया और उसके बाद अंग्रेज के बाद आपके सामने जो हिंदुस्तान ने उनके साथ किया एक दर्दनाक कहानी है बड़ी। और अब जो सिख हैं पूरी दुनिया के वो अपने लिए एक अलग वतन मांग रहे हैं, खालिस्तान मांग रहे हैं। हिंदुस्तान इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा शद्दोमत से और बड़ी आप ये कह लें कि बड़ा एग्रेसिवली ट्रीट करता है। और पाकिस्तान इस सारी पिक्चर में अनफॉर्चुनेटली मिसिंग है। पाकिस्तान ना तो कश्मीरियों के हक की बात उस तरीके से कर पा रहा है इस टाइम, और ना ही ये जो 4 लोग उनको कत्ल किया गया है उनके ऊपर पाकिस्तान कोई बात कर पा रहा है। पाकिस्तान पता नहीं क्यों खामोश है, इस बात की मुझे समझ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान एक रियासत है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर बनी है, जो इंसानी हकूक के ऊपर बनी है। तो सिखों के अगर इंसानी हकूक खराब हो रहे हैं तो पाकिस्तान उस पर क्यों नहीं बोल रहा। लेकिन शायद हमारी जो करंट रजीम है, हमारी जो हुकूमत है, वो हिंदुस्तान के ये जो कत्लो गारत के मंसूबे हैं इनको उठाने की बजाय वो पाकिस्तान के अंदर अपने ही बंदे उठाने के चक्कर में हैं, वो अपने ही बंदे चुकने के चक्कर में हैं। और शहबाज शरीफ हों या राणा सनाउल्लाह हों, उनका फोकस ये है कि पीटीआई को चुक लो, पीटीआई के हर सपोर्टर को, हर वोटर को, हर औरत को, हर मर्द को चुक लो, उनको उनके घरों से वो इतने डर जाएं कि कल को इलेक्शन हो तो वो उसमें पार्टिसिपेट ना कर सकें। तो जब आपकी प्रायोरिटीज ये होंगी तो फिर आपके साथ में आपका जो मुल्क है, जो आपके साथ रहने वाला, वो जो आप उसका दिल करे वो दुनिया के अंदर अपना नया ऑर्डर क्रिएट करेगा, अपने लिए स्पेस पैदा करेगा। और आपके लिए जो स्ट्रेटेजिक स्पेस होगी कहीं पर इंसानी हकूक के ऊपर बात करने की, आपके पास जो कोई लीवरेज होगी इंसानी हकूक पर बात करने की, वो खत्म होती जाएगी। पाकिस्तान को किसी सूरत किसी भी टेररिस्ट ग्रुप या किसी भी तशद्दुद पसंद ग्रुप की डेफिनेटली सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है। लेकिन पाकिस्तान को डेफिनेटली हर मजलूम की सपोर्ट करनी चाहिए, हर जगह जहां किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है उसकी पाकिस्तान को सपोर्ट करनी चाहिए। तो ये मैं आपके सामने रखना चाहता था कि ये खालिस्तान का पूरा किस्सा है क्या, सिख मजहब के लोग खालिस्तान क्यों मांगते हैं और क्या वो कभी ले सकेंगे कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि 1984 में जो हुआ और जिस तरीके से भिंडरावाला को पहले कत्ल करने के लिए जिस तरीके से गोल्डन टेम्पल की तबाही कर दी गई, बेहुरमती की गई, और उसके बाद 31 अक्टूबर के बाद इंदिरा गांधी की हलाकत के बाद जिस तरीके से सिखों का कत्लेआम हुआ, शायद सिख चाहकर भी इसको भूल ना सकें और उनके जख्म हमेशा ताजा रहेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।